आज जा रहे हैं मास्टर, आप थोड़े और दिन रुक जाइए। आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? मास्टर आज ही शहर छोड़कर जा रहे थे। ये बात सुनकर कई लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राजधानी में कोई कैलकुलेशन करने वाला रोज रोज नहीं आता था और मास्टर इतने कम दिनों में ही यहाँ से वापस जाने की बात कर रहे थे। मास्टर ने हंसते हुए कहा, मुझे और भी कई काम करने होते हैं। उनके हाव भाव किसी एक्सपर्ट के जैसे थे। वे मन से शांत दिखाई पड़ते थे, जैसे कोई बहती नदी हो जिसे पकड़ना नामुमकिन हो। वे लोगों को उदास होते देख वे बोले, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज 5 की जगह 10 लोगों की मदद करूंगा और उनके लिए चीजों का कैलकुलेशन करूंगा। आप सभी जानते हैं कि कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल काम होता है। इंसान की ताकत और एनर्जी दोनों जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा 10 ही चीजों का कैलकुलेशन कर सकता हूँ। एक आदमी भीड़ में से चीखा, मास्टर कोई बात नहीं, अगर आप मुझे चीज चुनकर देंगे तो मैं बदले में आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी पैसे दूंगा। अगर मास्टर मेरे लिए कोई चीज चुनकर देंगे तो भले ही वो चीज कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मैं उतने ही पैसे मास्टर को भी दूंगा। कई लोग मास्टर की बात सुनकर चिल्लाने लगे। मास्टर ने पहले भी कई लोगों को कई गुना फायदा करवाया था। अगर उन्हें भी कई गुना फायदा हो जाए तो उसके लिए थोड़े पैसे देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार फायदा भी कई गुना होता था। मास्टर ने हाथ हिलाकर मुंह बनाया, नहीं, और फिर लोगों को चुप कराकर बड़ी ही श्रेष्ठता से कहा, मैं किसी चीज का कैलकुलेशन पैसे के लालच में नहीं करता। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं आपकी मदद क्यों करता? मैं खुद ही किसी चीज को चुन लेता और फिर उसे बेचकर फायदा कमा लेता। क्या इस तरह से मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलते? आप ही सोचिए। भीड़ उनकी बात सुनकर निस्तब्ध रह गई। हाँ, उनकी बातें गलत तो नहीं थी। वे खुद ही अपने टैलेंट से अच्छी अच्छी चीजें चुन सकते थे और फिर बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। बहुत सारे पैसे कमाकर अमीर बन सकते थे। ऐसा करने में उन्हें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ती और वे करोड़पति बन सकते थे। अपने दोनों हाथ पीछे करके वो संदीप महेश्वरी की तरह सबको समझाने लगे, मैं आप सबकी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे कितना सराहा और कितना सम्मान दिया है। मेरे लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है। वो तो किसी बादल जैसे होते हैं, कब चले जाएं पता ही नहीं चलता। पैसे कमाना तो आसान है, लेकिन दोस्ती बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। फिर आगे बोले, मैंने आपकी मदद करने का वादा पैसों के लिए नहीं बल्कि हमारी दोस्ती के लिए किया है। अगर कोई अब भी पैसे की बात करना चाहता है तो वो मुझसे बात ना ही करे, मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। मास्टर आप तो महान है, हम ही बेवकूफ निकले। हम आपके आदर्शों की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन आज मैं आपके सामने झुकता हूँ मास्टर। मास्टर की बातें सुनकर जो लोग पैसे की बात कर रहे थे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। देखो मास्टर की ओर देखो और फिर खुद को देखो। क्या कोई तुलना भी हो सकती थी? इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि वो मास्टर है और हम बेकार के लालची लोग। मास्टर ने आगे कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई भी चीज चुनूं, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। कैलकुलेशंस केवल एक अंदाजा होता है, कभी सही तो कभी गलत हो सकता है। मैं किसी से इस बात का कोई वादा नहीं कर सकता कि मेरी चुनी उन सभी चीजों में खजाना ही निकलेगा। मास्टर, हमें सट्टेबाजी के खतरों के बारे में पता है। आपकी कैलकुलेशन क्षमता हमसे कहीं अच्छी है और हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमें आप पर विश्वास है मास्टर। हमें नियम पता है, किसी को भी हर बार खजाना नहीं मिल सकता, लेकिन हमें विश्वास है कि आपकी सलाह से हमें फायदा ही होगा। सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगे। मास्टर ने माहौल देखकर कहा, क्योंकि आप सभी को मुझ पर विश्वास है तो ठीक है, मैं भी कोई चीज चुनकर अपनी बेइज्जती करवा ही लेता हूँ, लेकिन आप में से कौन सा दोस्त पहले आगे आएगा? मैं एक ही पल में कई लोगों ने अपना हाथ उठा लिया और कुछ तो मास्टर का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कूदने लगे। एक कैलकुलेशन करने वाले की हैसियत बहुत बड़ी होती थी। उनकी हर एक हरकत पर लोग पागलों की तरह हरकत करने लगते थे। ठीक है तुम। मास्टर ने एक आदमी की ओर इशारा किया और वो खुशी से आगे आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मास्टर ने उसे चुना था। मैं क्या सच में मुझे ही बुलाया? मास्टर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम ही। उनकी पोशाक से लेकर तौर तरीके तक तभी से वो एक एक्सपर्ट लग रहे थे। वो आदमी खुशी से उछलता और मास्टर के सामने आ गया। शुक्रिया मास्टर। फिर बड़े ही सम्मान से उसकी ओर देखकर बोला, मास्टर मैं कौन सी चीज खरीदूं? अपनी बाजू ऊपर करके मास्टर आगे बढ़े। हमें देख लो। वे शांति से प्लेटफॉर्म पर रखी चीजें देखने लगे। पूरी भीड़ एकदम से शांत हो गई। सभी मास्टर को देख रहे थे। कोई भी आवाज निकालकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। फिर वे रुके। उन्होंने एक चीज पर अपना हाथ रखा और उस पर हाथ घुमाने लगे जैसे ही कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हों। फिर उनके पूरे शरीर को एक झटका लगा। 1 मिनट के बाद ही उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया।
मास्टर फिर उस आदमी की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम ये वाली आकृति ले सकते हो। मैंने अपनी एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की जिसके मुताबिक इसकी कीमत काफी अच्छी है। उस आदमी ने खुशी से पूछा, ये वाली? फिर वो दौड़ते हुए आगे आया। उस चीज का साइज बहुत बड़ा था और उस पर बहुत ही सारी मिट्टी और कंकड़ की परत थी। इतनी बड़ी थी कि उसका आकार दिखने में एक खंबे जैसा हो गया था। इस तरह का खजाना साफ करना सबसे मुश्किल होता था और उसका साइज जो कि एक इंसान की लंबाई का था, उसे देखकर तो लग रहा था कि उसे साफ करने में ही कम से कम 1-2 दिन लग जाएंगे। मास्टर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। आदमी बोला, क्योंकि मास्टर ने मेरे लिए इसे चुना है तो मैं इसे जरूर लूंगा। फिर उसने वहां खड़े डीलर से पूछा, ये कितने का है? डीलर ने आगे आकर उसे देखा और फिर बोला, 50,000 रुपए। आदमी हैरान था। 50,000? ये कोई छोटी रकम नहीं थी। वो भले ही अमीर था लेकिन इतनी रकम देना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इससे ज्यादा तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। प्रशा जैसी मशहूर टीचर भी सिर्फ 10,000 रुपए ही कमा पाती थी हर महीने। उसे भी 50,000 रुपए जमा करने में कई साल लग जाएंगे। उसे हिचकिचाते हुए देख भीड़ में से कोई चिल्लाया, ले लो ले लो। मास्टर ने लेने का सुझाव दिया। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। हाँ, मास्टर की सलाह गलत नहीं हो सकती। अभी इसकी कीमत भले ही 50,000 हो, लेकिन अगर इसे साफ करने के बाद ये 1 लाख की होगी तो तुम्हारे ऊपर तो पैसों की बरसात हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में तो मास्टर ने कम कीमत की चीजें ही चुनी थी, लेकिन लगता है आज जाने से पहले वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए महंगी चीजें चुन रहे थे। कई लोग एक एक करके चिल्लाने लगे। थोड़ा हिचक कर आदमी बोला, ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगा, और बिल भरने चला गया। उस आदमी के चले जाने के बाद मास्टर दोबारा से भीड़ की तरफ देखकर बोले, बहुत अच्छे, अब दूसरा कौन आएगा? मैं। लोग फिर से हाथ खड़ा करने लगे। विपिन ने देखा कि दुकानदार भी हाथ ऊपर किए खड़ा था और मास्टर को देख रहा था। वो हाथ हिला हिलाकर मास्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। तुम? मास्टर ने एक और इंसान को चुन लिया था। ये इंसान बड़े ही अच्छे कपड़े पहने हुए था और बूढ़ा भी था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही अमीर होगा। पहले की ही तरह से मास्टर ने उसके लिए भी एक चीज चुनकर दी, 80,000 रुपए। ये खजाना तो पहले वाले खजाने से भी महंगा निकला, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने बिना हिचके उसे खरीद लिया और वहीं के वहीं बिल भी दे दिया। ये तो वही फूलदान है जो मैंने देखा था। इसे तो केवल एक के शिल्पकार ने बनाया था। ये 80,000 रुपए का कैसे हो सकता है? मास्टर की चुनी हुई चीज को ध्यान से देखने के बाद विपिन को याद आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मास्टर ने उस बूढ़े आदमी को इतनी बेकार चीज क्यों दी? माना कि उसने सभी चीजों को छू कर नहीं देखा था, इसलिए उसे सभी चीजों की कीमत नहीं पता थी। लेकिन इस फूलदान के बारे में तो विपिन ने लाइब्रेरी में पढ़ा था। लाइब्रेरी गलत नहीं हो सकती। ये देखने में भले ही बड़ा दिखता हो, लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ एक पुराना फूलदान था जो कभी भी टूट सकता था। शायद सफाई के वक्त ही टूट जाए। उसकी कीमत तो 1 रुपए जितनी भी नहीं थी और इसने 80,000 रुपए दे दिए। मास्टर को कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? वो उलझन भरी नजरों से फूलदान को देखने लगा। फिर उसने मास्टर के चेहरे की तरफ देखा। अचानक उसके दिमाग में लाइब्रेरी में एक झटका लगा और एक किताब आ गई। उसके कवर पर अमित लिखा था। कहीं ये किसी तकनीक या पोज का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? लाइब्रेरी में तो किताब तभी आती थी जब कोई किसी पोज या तकनीक का इस्तेमाल कर रहा होता था। हो सकता है कि वो अभी कोई तकनीक लगा रहे हों। हैरानी से विपिन ने उस किताब को खोला। ये एक नजर डालकर ही विपिन के चेहरे के भाव ही बदल गए। वो कुछ अजीब नजरों से मास्टर की ओर देखने लगा।